ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। जिस तरह से हमने शेयर्स में पढ़ लिया था कि कंपनी शेयर्स देती है और फिर जाके लोग यहाँ से पैसा देते हैं, तो दो चीजें होती थी। ये अगर मैं कंपनी बना दूंगा तो यहाँ पे एक पर्सन है, वो जाके कंपनी को क्या कहता था, 100 रुपए का कैश देता था, कंपनी उसे क्या करती थी, शेयर देती थी, इसका फेस वैल्यू 100 रुपए होता है। इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या होगा, कंपनी क्या होगी, अब क्या करेगी, शेयर नहीं देगी बल्कि डिबेंचर देगी। ठीक है, तो जिस तरीके से शेयर्स में क्या होता था, कंपनी शेयर्स देती थी और वो वहां पे 100 रुपया देता था, इसी तरीके से डिबेंचर्स भी होगा। तो एज सच जो अकाउंटिंग शेयर्स में होती थी वही अकाउंटिंग डिबेंचर्स में हो जाएगी, कोई मुश्किल नहीं था। बट यहाँ पे जो चीज है, वहां पे हमने पढ़ा था शेयर्स आर इशूड एट पार, तो यहाँ पे भी डिबेंचर्स भी पार पे इशू किए जा सकते थे। मतलब अगर 100 रुपए का डिबेंचर है फेस वैल्यू, तो वो यहाँ पे भी एट पार इशू किए कर सकते कंपनी। कंपनी एट प्रीमियम इशू कर सकती है, प्रीमियम मतलब 110 पे भी कर सकती है। और वहां पे हमने पढ़ा था कंपनी जो है शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती है, मगर यहाँ पे डिबेंचर्स में ये बात नहीं है, डिबेंचर्स को कंपनी डिस्काउंट पे इशू कर सकती है। तो यहाँ 90 या जो भी होगा किसी भी अमाउंट पे कंपनी डिस्काउंट पे इशू कर सकती है। हमने क्या करना है, हमें इसकी अकाउंटिंग करनी है। क्या करनी है, हमें क्या करना है, हमें अकाउंटिंग करनी है। अब मुझे बता दो, अगर डिबेंचर्स एट पार इशू हो जाएंगे तो क्या होगा, 100 रुपए का अगर डिबेंचर है, कंपनी कितना पैसा लेगी, 100 रुपया लेगी। अब मुझे बताओ एंट्री क्या हो जाएगी, जब आप 100 रुपया कंपनी को दोगे डिबेंचर्स के लिए, आप कंपनी के अकाउंटेंट हो अपना, तो क्या आप मुझे एंट्री बोल सकते हो, अपना आप अपने आप को अनम्यूट करो, तो क्या मुझे आप एंट्री बोल सकते हो। अफनान, तो क्या आप मुझे एंट्री बोल सकते हो, आए कोई भी आप में से अकाउंटिंग एंट्री बोल पाएगा मुझे। बैंक अकाउंट डेबिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट होगा, कंपनी का बैंक अकाउंट डेबिट होगा, बैंक में 100 रुपया आ जाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 100, और क्रेडिट किसको करेंगे, और डिबेंचर हाँ, एप्लीकेशन अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट तब होगा अगर हमने ये चीज कर दिया। जैसे हम शेयर्स में करते थे, 3 स्टेज करते थे, शेयर्स में भी 3 स्टेज होते थे, आप अनम्यूट ही रखो अपने आप को, कोई दिक्कत नहीं। शेयर्स में भी 3 स्टेज होते थे, एप्लीकेशन होता था, और फिर अलॉटमेंट होता था, और फिर कॉल होता है। अगर हमने डिबेंचर में भी ये चीज कर दिया कि सारा पैसा एक साथ नहीं लिया, बल्कि कुछ पैसा एप्लीकेशन पे लिया, कुछ अलॉटमेंट में ले लिया, कुछ कॉल पे लिया, और अगर हमने अलॉट एप्लीकेशन पे सपोज ये 100 रुपया था और हमने 100 रुपया का कैसा कर दिया, हमने एक साथ नहीं माना, हमने लिया 100 रुपया मांगा एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे सपोज 40 रुपया मांगा, और फाइनल कॉल पे 50 रुपया मांगे, ठीक है। तो बैंक अकाउंट यहाँ पे कितना आएगा, सिर्फ 10 आएगा, और टू डिबेंचर एप्लीकेशन 10। उसके बाद फिर क्या करेंगे, जब इनको अलॉट करेंगे, क्योंकि इसमें भी हो सकता है कि हमने क्या किया होगा, जिस तरह हमने शेयर्स में बोला कि हम 1 लाख शेयर इशू करेंगे, यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है हम बोलेंगे 1 लाख डिबेंचर्स इशू करेंगे। तो ऐसा नहीं है ना कि ये पूरा सब्सक्राइब हो जाएगा, कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, बट ज्यादा हो जाएगा तो हम ज्यादा को दे नहीं सकते हैं, क्योंकि जितना हमने सब्सक्रिप्शन के लिए दे दिया, इट मींस कंपनी डायरेक्ट बोलती है आपको तो इतने ही पैसे चाहिए थे ना, अब आपकी कंपनी में ज्यादा लोगों ने इंटरेस्ट कर दिखा दिया, इट डजंट मीन कि आप ज्यादा लोगों को भी पैसे दोगे, ये ज्यादा इशू करोगे, बोलोगे लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया तो हम ज्यादा पैसा उठा दिए, इस पैसे का क्या करोगे फिर। आपने अगर 1 लाख डिबेंचर्स इशू कर दिए थे, इट मींस आपको इतने ही पैसों की जरूरत थी, तो तभी आपको फुली सब्सक्राइब, अगर ज्यादा सब्सक्राइब ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया तो आप जाके बाकियों को नहीं दे सकते, आपको जिस तरह शेयर्स में बाकियों को वापस देते थे, रिजेक्ट करते थे, इस तरह से यहाँ पे भी प्रोराटा अलॉटमेंट या जो भी आपको करना पड़ेगा। तो आपको सपोज हम मानेंगे कि आपने एप्लीकेशन पे 10 रुपया बोला, अलॉटमेंट पे 40 रुपया बोला, और फाइनल कॉल पे 50 रुपया बोला, तो जहां जहां वहां पे हम क्या करते थे, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन 10 रुपया हो गया, फिर जब इनको अलॉट करेंगे तो एंट्री करेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट प्लस टू डिबेंचर, ठीक है, ठीक है। इसी तरीके से फिर क्या होगा, अलॉटमेंट होगा, अलॉटमेंट में क्या एंट्री हो जाएगी, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे आप फिर हम पैसा बोलेंगे कि ठीक है आप तो अब हमारी कंपनी के मालिक बन गए। सर उसको नरेशन लिखनी है ना, या फिर नरेशन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप अभी मतलब छोटे हो तो आपको करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन व्हेन यू रिसीव 10, बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन व्हेन यू ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट, यहाँ पे आपको डिबेंचर अकाउंट ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो डिबेंचर अकाउंट क्या है आपके लिए, लायबिलिटी है, क्या है, लायबिलिटी। मैं अलॉटमेंट का अलग से ले लेता हूँ क्योंकि आपको थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है।
उसके बाद में क्या करेंगे हम, डिबेंचर मैं एक्चुअली जूम में आज पहली लाइव लेक्चर ले रहा हूँ, तो हो सकता है आज के लेक्चर में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। डिबेंचर डेबिट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। टू डिबेंचर अकाउंट, जिस तरह से वहां पे हम क्या करते थे, टू शेयर कैपिटल, यहाँ पे हम करते Yes, sir. हैं डिबेंचर अकाउंट में, और डिबेंचर हमारी Yes, sir. लाइबिलिटी है, वहां पे शेयर कैपिटल हमारा, अभी जो बात करेंगे ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उस पर मैं अच्छे से सिखा दूंगा डिबेंचर्स कहाँ पे आते हैं, शेयर कैपिटल कहाँ पे आते हैं, वो हमें आगे से करना है। इस तरह से यहाँ पे आप सुनिए, डिबेंचर्स हमारी लाइबिलिटीज होती है, जो हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होती है, क्योंकि एक साल से ज्यादा के लिए हम डिबेंचर्स इशू करते हैं, तो हमारी जो नॉन करंट लाइबिलिटीज है उसमें जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होती है उसमें ये आता है। और यहाँ पे हमने कितना मंगाना था, 4 लाख, ठीक है। उसके बाद पैसा देंगे तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट बैंक टू अकाउंट डिबेंचर, डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट। ये आपको कोई आइडिया कि ऐसा क्यों हो रहा है, साथ साथ मेरा चल रहा है, तो ब्लॉक पे क्लिक हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट, सर क्या हो रहा है? ये आपको नहीं लग रहा है साथ साथ? हाँ हाँ बोलो, कुछ बोलना सर चाहते थोड़ा हो? जोर से बोलिए सर। आवाज नहीं आ रही है क्या? नो सर। बिल्कुल नहीं आ रही है, आपको आ रही है ना अपना, आप लोगों को तो आवाज आ रही है। यस सर, यस सर, सर हमको आ रही है। रिसेंट्स में सारी एप्लीकेशन काट दो। क्या करना है? इनको बोला सर जिनको आवाज नहीं आ रही है, रिसेंट्स में से सब ये काट दीजिए अपनी एप्लीकेशंस। हाँ अपना भाई काट दिए सब। चलो कोई बात नहीं। अलॉटमेंट हो गया, आप क्या होगी फाइनल कॉल? यस सर। आ रहा है ना पेन, साथ साथ आ रहा है, इसमें कुछ आइडिया है कि ऐसा क्यों हो रहा है? चलो ठीक है, हो गया क्लियर। ये मैं रब करता हूँ। फाइनल कॉल पे क्या एंट्री हो जाएगी, डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 50 रुपया टू डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, वो फाइनल कॉल का पैसा देंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फाइनल 50। और यहाँ पे एक चीज है, मैंने साथ नहीं लिखा डिबेंचर के, जो भी कंपनी डिबेंचर इशू करेगी उसके साथ एक क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अगर 12% डिबेंचर थे, तो जहां पर मैंने डिबेंचर लिखा वहां पे आपको रेट भी साथ में लिखना है 12%, क्योंकि हो सकता है कंपनी ओवर द पैसेज ऑफ टाइम एक बार 10-12% डिबेंचर इशू करे, उसके बाद 9% डिबेंचर इशू करे, तो आपको उसके साथ रेट भी लिखना पड़ेगा, ताकि पता चल जाए, बैलेंस शीट देख के पता चल जाए कि ये कितने परसेंट के डिबेंचर्स है। समझ आई बात? यस सर। तो ये था इशू ऑफ डिबेंचर्स एट पार। अब मुझे लगता है आप तीनों के पास तो बुक होगी जेके बोर्ड की, अब आप अपनी बुक पे आ जाओ तो हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, तो उससे आपको कॉन्फिडेंस भी मिल जाएगा। 8 आपकी जो बुक है उसमें पेज नंबर 8.12 पे आ जाओ। आगे पेज नंबर 8.12 इलस्ट्रेशन नंबर 1 है आपके पास। यस सर। करेंगे स्टार्ट? यस सर। मैं पढ़ लेता हूँ, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 1, प्रोग्रेसिव कंपनी इशूड 40,000। यहाँ पे देखो रीड कैसे करते हैं क्वेश्चन को। प्रोग्रेसिव कंपनी, तो कंपनी का नाम क्या है, प्रोग्रेसिव इशूड 40,000। क्या किया इसने, 40,000। ये क्या हुआ, 40,000 का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ डिबेंचर्स। क्या मतलब हुआ, नंबर ऑफ डिबेंचर्स। इशूड 40,000, 10% डिबेंचर्स। 10% डिबेंचर्स मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%। issued 10% debentures of ₹100 each, 100 रुपए का। इट मीन्स 100 रुपए क्या है, फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर, फेस वैल्यू पर, हाँ फेस वैल्यू ईच एट पार। अब इसको कर दिया अपना एट पार, फेस वैल्यू 100 है, अब हमने कर दिया एट पार, मतलब जो ये खरीदेगा उसको कितना देना पड़ेगा, 100 रुपया देना पड़ेगा। 100 रुपए, 100 रुपया देना पड़ेगा। कब देना है 100 रुपया, पेएबल। अच्छा, रिडीमेबल एट पार, ये रिडीम भी हो जाएगा। कब हो जाएगा, आफ्टर 5 इयर्स, मतलब इनका मैच्योरिटी जो है वो 5 इयर्स है। अब अभी हम रिडेम्पशन की भी एंट्री करेंगे, और मैच्योरिटी पे भी कितना मिलेगा, एट पार।
मैच्योरिटी पे भी 100 रुपया मिलेगा। इट मीन्स मैच्योरिटी पे 110 भी मिल सकता है कभी, जिसको बोलते हैं रिडीमेबल एट प्रीमियम। वो 5-6 केसेस है, बहुत ही ब्यूटीफुल कंसेप्ट है, उस पे क्वेश्चन आ सकता है, वो इंपॉर्टेंट है, वो हम शायद कल के लेक्चर में करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। रिडीमेबल एट पार एट 5 ईयर, इसका समझ आया मतलब इसका क्या है? रिडीमेबल एट पार 5 साल बाद रिडीमेबल हो जाएगा और तब भी कंपनी इसको वापस कितना देगी? 100। इट मीन्स रिडीमेबल एट प्रीमियम नाम की भी कोई चीज होता है, तो उसकी हम अकाउंटिंग एंट्री कैसे करते हैं वो हम कल के लेक्चर में सीखेंगे, ठीक है। पेएबल, अब ये 100 रुपया कैसे देना है इसको, पेएबल कैसा करना है? 70 ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे आपको कितना देना है? 70 रुपया देना है। एंड द बैलेंस ऑन अलॉटमेंट, बैलेंस कितना बचा अपना? 30 आपको कब देना है? अलॉटमेंट पे। द डिबेंचर्स बाय फुल्ली सब्सक्राइब्ड, मतलब 40,000 का अगर कंपनी ने सब इशू कर दिया, 40,000 के 40,000 लोगों ने सब्सक्राइब कर दिए, द डिबेंचर्स वर फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर जर्नल एंट्री। अब मुझे अफनान बोलेगा, अफनान एप्लीकेशन पे कितना पैसा आ सकता है? सर 70 70 कजन शियारन, कश्मीरी तीनों को समझ आती है? कश्मीरी तीनों को समझ आ रही है ना? तो सबसे पहले क्या एंट्री हो जाएगी? यस सर। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। नहीं, 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। अब हम साथ साथ में लिखेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे आप लिख सकते हो, अभी नहीं लिख सकते हो, जब आप उनमें ट्रांसफर करोगे ना डिबेंचर में, तब लिख देना डिबेंचर, ठीक है। अभी डिबेंचर एप्लीकेशन आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कितना तुम मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर देना, 40,000 इंटू 70, ठीक है। शायद से 28 लाख बनेंगे ये, ठीक है अपना। 40,000 इंटू 70 बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर 40,000 डिबेंचर, वो तुम लिख लेना, हमारा टाइम बच जाएगा उससे। उसके बाद क्या होगा? इन डिबेंचर एप्लीकेशन मनी को हम ट्रांसफर करेंगे कहाँ पे? डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ये 28 लाख आएगा, एल स्टैंड्स फॉर लाख, टू, अब बताओ मुझे क्या लिखूंगा मैं? 10% डिबेंचर अकाउंट 28 लाख, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा सर? उसके बाद अलॉटमेंट की एंट्री हो जाएगी। अलॉटमेंट में क्या करेंगे हम एंट्री करेंगे, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 40,000 इंटू 30, जो अमाउंट आएगा 12 लाख, तो अब इनको ट्रांसफर करेंगे टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट 12 लाख, और फिर जाके वो लोग पैसा दे देंगे, तो बैंक में मेरा पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट 12 लाख टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 12 लाख। इस तरह से तुम्हारी जर्नल एंट्रीज कंप्लीट हो गई। उसके बाद तुम्हें क्या बनाना है? बैलेंस शीट बनाना है। इसमें देखो, बैलेंस शीट के बारे में मैं बताऊंगा, हमें एक डिटेल में लेक्चर एक करनी है, हाउ टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। बट इसमें जो अभी बेसिक बता दूंगा आपको, कंपनी का जो बैलेंस शीट अगर कुछ होता है वो इस फॉर्मेट से होता है, ठीक है। ये मैं बैलेंस शीट का क्योंकि आधा पार्ट बना रहा हूँ, तो हम वर्ड यूज करते हैं एक्सट्रैक्ट। सबसे पहले आता है बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ये अभी आपको उतना लोड लेने की जरूरत नहीं है कि ये हमें याद रखना है, अभी याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब आप आगे फाइनेंस स्टेटमेंट पढ़ोगे तो आपको खुद ही याद रहेगा कि बैलेंस शीट कैसे बनती है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में पहले शेयर होल्डर्स फंड आता है, पर यहाँ तो शेयर होल्डर्स फंड नहीं है। यहाँ पे फिर क्या आएगा नीचे? नॉन करंट लायबिलिटीज। क्या आएगा? नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज में जो पहला पार्ट आता है उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग। क्या बोलते हैं? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। और इधर हम नोट्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं? नोट्स लिखते हैं, और इधर अमाउंट लिखते हैं। तो इसका मैं नोट नंबर 1 बनाऊंगा। कितना है? एक तो 28 लाख वो थे, ऑब्वियसली 40,000 इंटू 10 है, 100 है, तो ये 40 लाख आएगा, ठीक है। उसके बाद नोट्स टू अकाउंट्स बनता है। क्या बनता है? नोट्स टू अकाउंट्स। जो बैलेंस शीट है वो हमें साफ सुथरी रखनी है, वहां पे हमने बहुत सारी डिटेल नहीं लिखनी है। यहाँ पे हमने बोला लॉन्ग टर्म बोरोइंग है 40 लाख की। अब इस लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या क्या है क्या नहीं है वो हमें नोट्स टू अकाउंट्स में दिखेगा। तो जो हम नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे, इन्होंने बैलेंस शीट में वो चीज नहीं बनाई है। बैलेंस शीट में एक और चीज ऊपर आएगी, मेरे पास कैश आएगा 40 लाख का, ठीक है। तो एसेट्स में मुझे करंट एसेट आएगा 40 लाख, वो तुम कर देना। नोट्स टू अकाउंट्स में हम बोलेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, 40 लाख, ठीक है। और इसी तरह से एक दूसरा यहाँ पे बनेगा करंट एसेट कैश 40 लाख, वो तुम आगे सीख लोगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये नोट्स अकाउंट भी मैं आगे बता दूंगा। इस तरीके से हमारी जो पहली एग्जांपल थी वो कंप्लीट हो गई, अगर हम इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एट पार करते हैं, ठीक है। अब दूसरा तरीका है
कि हम जैसे शेयर्स में ये करते हैं, एप्लीकेशन पे इतना पैसा दे दो, अलॉटमेंट में इतना पैसा दे दो, हम डिबेंचर्स पे ऐसा भी कर सकते हैं, और एक तरीका हम डिबेंचर्स में सारा पैसा एक साथ मंगा लेंगे अपना। समझ आई बात? वहां पे हम बोलेंगे कि आपको 100 रुपया एक साथ देना है, ठीक है? तो वहां पे क्या होगा, 40,000 शेयर पे 100 रुपया एक साथ मिलेगा। तो हम वहां पे क्या करेंगे, एप्लीकेशन में एप्लीकेशन नहीं, हम उसमें डायरेक्टली ट्रांसफर करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट 40 लाख, डायरेक्टली भी एक एंट्री कर सकते हैं, या 2 एंट्री कर सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 40 लाख, और डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स 40 लाख, वो भी कर सकते हैं। समझ आई बात? यस सर। ये इसके बाद जो आपका दूसरा है अमाउंट पेएबल लमसम, वो भी आपका कंप्लीट हो गया। अब ऐड प्रीमियम अगर होगा तो कुछ मुश्किल बात है। अगर मैं इशू ऐड प्रीमियम करूंगा, आयत मुझे बोलेगी, आयत अगर हम डिबेंचर शेयर्स को इशू करते थे एट प्रीमियम, तो मतलब 100 रुपए का हम 110 में करते थे, जो 10 रुपए का प्रीमियम होता था उसको कहां पे ट्रांसफर करते थे? उसको करते थे हम ट्रांसफर वो अलॉटमेंट के साथ नहीं, ट्रांसफर कहां करते थे इस पैसे को? सिक्योरिटीज प्रीमियम पे। कहां पे करते थे? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम में ट्रांसफर करते थे। तो यहाँ पे हमने वर्ड किया सिक्योरिटीज, क्या हमने शेयर यूज किया था वहां पे? नो सर, हमने सिक्योरिटीज किया था। सिक्योरिटीज में दोनों आते हैं, शेयर भी सिक्योरिटी है और डिबेंचर भी सिक्योरिटी है। मींस डिबेंचर्स में भी जो प्रीमियम आएगा वो पैसा भी कहां पे जाएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम पे। तो जिस तरह से इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम किया था, उसी तरीके से डिट्टो उसी तरीके से इशू ऑफ शेयर डिबेंचर्स एट प्रीमियम है। जहां जहां सिक्योरिटीज प्रीमियम था वहां पे यहाँ पे भी सिक्योरिटीज प्रीमियम होगा। फर्क इतना है, वहां पे जो पैसा शेयर कैपिटल का आता था वो हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते थे, यहाँ पे जो पैसा डिबेंचर्स का आएगा वो हम डिबेंचर्स में ट्रांसफर करेंगे। और सिक्योरिटीज प्रीमियम का जो पैसा चाहे अलॉटमेंट में मंगा लिया या कॉल पे मंगा लिया, जब मंगा लिया तब वो सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा। समझ आई बात? तो क्या आपको इशू ऑफ डिबेंचर्स एट प्रीमियम की अकाउंटिंग एंट्री करनी आएगी कि नहीं आएगी? यस सर, आएगी ना? तो मैं इशू ऑफ डिबेंचर्स एट प्रीमियम का अकाउंटिंग एंट्री नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि वो आपको आएगा दोनों का प्रीमियम का पैसा सिक्योरिटीज प्रीमियम में ट्रांसफर होता है। बट यहाँ पे अब जो मैं आपको दिखाऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है इशू ऑफ डिबेंचर्स एट प्रीमियम। इशू ऑफ डिबेंचर्स एट क्या शेयर्स को डिस्काउंट पे करते थे इशू? यस कंपनीज एक्ट 2007 ने मना कर दिया था कि आप शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। उससे पहले करते थे ना सर? पहले करते थे, हाँ पहले करते थे। जो कंपनीज एक्ट 1956 था वो साइलेंट था, वो कुछ नहीं होता था, तो हम करते थे, तो हम उसकी अकाउंटिंग एंट्री करते। जब मैंने आपको शेयर्स का पढ़ा दिया, वहां पे मैंने आपको बोल दिया कि डिस्काउंट अब मना कर दिया है, आप शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते हो, यू हैव टू इशू देम एट पार और प्रीमियम, तो वहां पे डिस्काउंट की एंट्री नहीं होगी। बट डिबेंचर्स के बारे में कंपनीज एक्ट ने कोई मना नहीं कर दिया। आप चाहो तो इस डिबेंचर को 100 की जगह 90 पे 80 पे जितने पे भी आपको इशू कर देना है आप करोगे। जैसे आज हालत बहुत खराब है कंपनीज की, और कंपनीज पर पैसा करना, उनको पता है लोग तो 100 रुपया देने के लिए रेडी नहीं है, और लालच देना को लोगों के आप इन्वेस्ट करो, लोगों के पास अभी खाने के लिए पैसा नहीं है। तो आज की डेट में कंपनी क्या कर सकती है? आज की डेट में वो डिस्काउंट पे भी इशू कर सकती है आराम से। ठीक है, अब आए कुछ बोलने वाले थे, आप बताओ। नहीं सर, कुछ नहीं। सर मेरा हाँ बोलो। सर जब हम प्रीमियम पे करते हैं इशू, हाँ, तो क्वेश्चन में हमें स्पेसिफिकली नहीं बोला होगा कि आप अलॉटमेंट पे प्रीमियम ले रहे हो कि एप्लीकेशन पे, तो हम तब कहाँ लेंगे? क्वेश्चन बोलना चाहिए, अगर नहीं बोलना है तो अलॉटमेंट पे ले लो। ठीक है, अब आप बोलोगे सर अलॉटमेंट पे क्यों? क्योंकि अब आप एप्लीकेशन के वक्त आपको नहीं पता है कि आप इस बंदे को अलॉट करोगे कि नहीं करोगे, है ना? तो जिसको अलॉट करोगे उसका पैसा प्रीमियम में ट्रांसफर करो, जिसको नहीं करोगे उसको वापस कर देना, है ना? बट नॉर्मली क्वेश्चन ये चीज बोलना चाहिए, और प्रैक्टिकल लाइफ में तो पता ही होगा कब देना है ना? अब इंपॉर्टेंट कंसेप्ट करने जा रहे हैं, इशू ऑफ डिबेंचर्स एट डिस्काउंट। शेयर का हमने पढ़ लिया, शेयर में डिस्काउंट पे इशू नहीं होता था। अब जब डिबेंचर्स डिस्काउंट पे इशू हो जाएंगे, देखो मैं आपको बता दूंगा अब क्या होगा। 100 रुपए का डिबेंचर होगा, आपको 90 रुपीज देंगे। तो फिर ये 90 रुपीज के बारे में बोला होगा कि आपको सपोज एप्लीकेशन पे 30 देना है, अलॉटमेंट पे 30 देना है, ठीक है, और फाइनल कॉल पे 30।
और यहाँ पे लिखा होगा अलॉटमेंट में इंक्लूडिंग वो डिस्काउंट 10 रुपीज है, मतलब 40 रुपए अलॉटमेंट का था बट आपको 30 ही देना है। या ऐसा भी हो सकता है एक ही साथ आपको देना है, एक ही साथ आपको देना है 90 और आपको मिलेगा 100 का डिबेंचर। मैं आपको पहले एक ही साथ लमसम अमाउंट बोलता हूँ। मुझे बता दो अफनान, जब 90 रुपीज आप दोगे कंपनी को और वो आपको 100 रुपए का डिबेंचर देगी तो आप अकाउंटिंग एंट्री क्या करोगे? आप मुझे सर बता दो, क्या? 1 मिनट में आ रहा हूँ, 1 मिनट होल्ड कर। मैं बोल रहा हूँ अफनान, अगर कंपनी ने 100 रुपए का डिबेंचर आपको दे दिया 90 रुपीज में, अब आपको अकाउंटिंग एंट्री करनी है कंपनी की बुक्स में, तो क्या अकाउंटिंग एंट्री करोगे आप? पहले मैं खुद से देखूंगा आपको जर्नल एंट्री करनी आएगी कि नहीं है। सर डिस्काउंट वाली की पहले सिंपल है। हाँ बता दो। बहुत डिस्काउंट सिंपल वाली मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं बहुत सिंपल बोल रहा हूँ। कंपनी ने इशू किया डिबेंचर 100 रुपए का @90, अब बता दो अकाउंटिंग एंट्री क्या हो जाएगी? सर इसको आएगा ये बैंक में कितने पैसे आ डिबेंचर। जाएंगे? बैंक में सर कितने बैंक पैसे में आ आएंगे, बैंक में? सर बैंक में आएंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट डिबेंचर बैंक में कितना पैसा आएगा? एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक में कितना पैसा आएगा? सर बैंक में आएंगे हमें ये 100 90 रुपीज। डिस्काउंट 90 अपना these debentures have been issued at discount of 10, तो बैंक में आएंगे 90 और यस सर 90 रुपीज तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन अलॉटमेंट मैं एक साथ ले रहा हूँ 90। उसके बाद सर उसके बाद आएगा ये डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डेबिट 90 ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट और इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। टू नहीं डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट discount Yes, sir. on issue of debenture debit 10 to suppose 10% debenture है to 10% टू डिबेंचर अकाउंट। 100। देखो अपना तुम्हें क्या गलती हो रही है, तुम्हें टू डिस्काउंट बोला, टू डिस्काउंट नहीं है। तुम्हारे पास 90 रुपीज आ गए, यस सर। तुम्हारे पास 90 रुपीज आ गई, तुमने उसको मालिक Yes, कितने sir. का बना दिया? तुमने लायबिलिटी कितने की एज्यूम कर दी? जब उन्होंने उसको 100 रुपए का डिबेंचर दिया तो तुम्हें उसे लायबिलिटी कितनी एज्यूम करनी है? 100। तुमने 100 की चीज उसको 90 में दे दी, तो तुम्हारा डिस्काउंट खर्चा है कि नहीं है? यस सर एक्सपेंस। तुम्हारा एक्सपेंस है ना, तो कितना होगा? 10 रुपया तुम्हारा खर्चा है। खर्चे को क्या करते हो? डेबिट करते हो, क्रेडिट करते हो? डेबिट चाहे तुम इसको खर्चा मानो या लॉस मानो, ठीक है, इट्स अ लॉस फॉर यू, तो दिस इज डेबिट द एक्सपेंस। ऐसे करना है, तो नहीं करना है, क्रेडिट नहीं करना है, डेबिट करना है, और नाम से करेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स 10 रुपये। समझ आई यहाँ तक बात? यस सर। आयत आपको समझ आया? जीनत आपको समझ आया? Yes, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, इस डिस्काउंट का मैं क्या करूँ, इस डिस्काउंट का मैं क्या करूँ? यहाँ पे मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलने जा रहा हूँ। मैं जो आपकी ये अकाउंट्स की बुक है इनके साथ थोड़ा सा, ये जो ऑथर्स है इनके साथ विद रिस्पेक्ट डिफर कर रहा हूँ। ये जो चीज बोल रहे हैं मैं वो चीज नहीं मान रहा हूँ, ठीक है? किसी हद तक वो भी ठीक बोल रहे हैं, बट उन्होंने जो डाल दिया है उस हिसाब से एक बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। उन्होंने बोला है AS16 जो है, AS16 का हवाला दिया, फिर बोला ये रेवेन्यू है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाना चाहिए। मैं उस डेप्थ में नहीं जाता हूँ, मैं इसका लॉजिक तुम्हें बता दूंगा कि इस डिस्काउंट को क्या करेंगे। क्या तुम में से किसी को पता है कि इस डिस्काउंट को क्या करेंगे? अकाउंटिंग एंट्री को तुम्हें आ गई, इशू ऑफ डिबेंचर की एंट्री तुम्हें करनी। अब ये डिस्काउंट का जो मसला आ गया, क्या तुम मुझे बोल सकते हो इस डिस्काउंट को हम क्या करेंगे? क्या तुम में से कोई बोल पाएगा? तो शायद जनरल रिजर्व प्रॉफिट इन लॉस, सर शायद जनरल रिजर्व लॉस को हम प्रॉफिट राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ करेंगे, वेरी गुड। किसके साथ राइट ऑफ करेंगे? जनरल रिजर्व। अभी मेरे पास डिस्काउंट आ गया ना, मेरे पास देखो इशू की एंट्री तो तुम्हें आ गई, अब तुम्हें इस डिस्काउंट का सीखना है। इस डिस्काउंट को आप क्या करोगे? इस डिस्काउंट को क्या करना है बता दो। अपनान
कोई आइडिया? यस सर। बताओ क्या करेंगे इसको? क्या हम नहीं कर सकते जनरल रिजर्व से इसको राइट ऑफ? जनरल रिजर्व से कि कोई और पर्टिकुलर रिजर्व है तुम्हारे पास? सर अभी मत, हमें पता भी नहीं है, अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व होगा तो उसी से करेंगे। अगर हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम है तो हम उसके साथ कर सकते हैं। तो क्या सिक्योरिटीज प्रीमियम के यूजेस में ये आता है? हमने जब आपको नहीं। सिक्योरिटी प्रीमियम पढ़ा दिया था, सेक्शन 55 था, कौन सा सेक्शन था? सिक्योरिटीज प्रीमियम था ना। सिक्योरिटीज प्रीमियम के कुछ यूजेस दिए हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम के कुछ यूजेस दिए हैं। अगर आप Yes, sir. शेयर्स को आप सिक्योरिटीज को इश्यू करोगे एट प्रीमियम, उसके कुछ यूजेस हैं जहां जहां आप उसको यूज कर सकते हो, जहां जहां आप उसको यूज कर सकते हो। वो 4-5 चीजें हैं जहां जहां आप यूज कर सकते हो, उसके बगैर किसी जगह आप उसको यूज नहीं कर सकते हो। मैं एक बार वो यूजेस पढ़ाऊंगा ताकि आपको क्लैरिटी हो जाएगी। ये ऐसी चीजें है ना जो शायद ही आपको बुक से पता चल जाएंगी, बट ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं एज्यूम कर रहा हूँ आपको सिर्फ 12th ही नहीं पढ़ना है, आपको लाइफ में बहुत बड़ा गोल रखा है, तब आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हो। अगर आपको नॉर्मल अकाउंटिंग करनी है तो आप बुक पढ़ के हो जाओ पास, बट अगर आपको कुछ और करना है वही चीजें मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं सिक्योरिटीज प्रीमियम के यूज बोलूंगा आपको, जो सिक्योरिटीज प्रीमियम में पैसा आता है उसकी यूज क्या है? टू इश्यू फुल्ली पेड बोनस शेयर्स टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। एक यूज ये है, कंपनी उसे बोनस शेयर दे सकती है। दूसरा, जो आपके प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, जब आप कंपनी बनाते हो उससे पहले हमने पढ़ा था ना, प्रमोटर्स खुद से आरओसी में रजिस्टर करते हैं, सीए को हायर करते हैं, वो सारे खर्चे होते हैं, उसको प्रिलिमिनरी एक्सपेंस बोलते हैं। और बाद में आपने आप शेयर्स को प्रीमियम पे इशू कर दिया, आप उसको वहां से यूज कर सकते हो। और टू राइट ऑफ एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, अगर डिबेंचर्स या शेयर्स पे इशू जब कर दिया, उन पे एक्सपेंसेस होते हैं ना, एक्सपेंसेस सर एक्सपेंसेस किस पे आ जाएगा? एडवर्टाइजिंग पे, प्रोस्पेक्टस पे, बंदों को उस पे रखने पे, वो सारे खर्चे वो एक्सपेंसेस होते हैं। और सच एज कमीशन पेड और डिस्काउंट गिवन, तो वो भी एक चीज आता है इसमें। और द बैलेंस कैन आल्सो बी यूज्ड ऑन द प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स जो आप रिडीम करोगे वहां पे मुझे प्रीमियम देना है, उसके लिए यूज कर सकते हो। और फाइनली इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द कंपनी टू बाय बैक इट्स ओन शेयर्स। आप कंपनी जो अपने शेयर्स बाय बैक करना चाहती है, वो जो आगे पढ़ोगे तुम, इस तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, आगे जब तुम जाओगे तो वहां के लिए तुम यूज कर सकते हो। तो कुछ इन सब चीजों के लिए यूज कर सकते हो। अब मुझे बता दो, क्या सिक्योरिटीज प्रीमियम का वहां पे यूज आया? द आंसर इज यस, द आंसर इज यस। अगर आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम है तो आप सिक्योरिटीज प्रीमियम से यूज कर सकते हो। अगर नहीं तो इसके बहुत सिंपल बोली, हम जनरल रिजर्व से नहीं करते, हम प्रॉफिट एंड लॉस से डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। इसको कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? जो मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस का सरप्लस पड़ा है, हम उससे उसको राइट ऑफ कर सकते हैं। ठीक है। अब बट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने की है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने की है कि मैं आपको बताता हूँ, तुम लोगों को मैचिंग कंसेप्ट पता है? मैचिंग कंसेप्ट तुम लोगों को पता है? यस सर। अकाउंटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मैचिंग कंसेप्ट। क्या बोलते हैं मैचिंग कंसेप्ट? इस साल के एक्सपेंसेस को मैच करो इस साल के जो हमें रेवेन्यू आया है। रेवेन्यूज है। तो अगर ये मुझे 10 रुपए का खर्चा हो गया, ठीक है, अगर ये मुझे 10 रुपए का खर्चा हो गया, मैंने Y10 पे ये खर्चा कर दिया है ना, तो मैंने यहाँ पे क्या किया? 10 रुपए का खर्चा रिकॉग्नाइज किया उन डिबेंचर्स पे जिनका फायदा मुझे कितने साल मिलेगा? 5 साल। ये डिबेंचर्स अगर मैंने 5 साल के इशू कर दिए, इशू आज किया, रिडीमेबल एट Y5 कर दिया, तो मैंने जो 1 लाख का जो डिबेंचर्स इशू कर दिया, सपोज, इनका फायदा मैं कितने साल लूंगा? 5 साल के लिए फायदा लूंगा ना इनका, इस 1 लाख है कि पहले ही साल लूंगा? नो सर, 1 लाख रुपया मेरे बिजनेस में कितने साल के लिए रहेगा? 5 साल के लिए। तो इन 1 लाख का कंट्रीब्यूशन रेवेन्यू कमाने में कितने साल के लिए रहेगा? सपोज मैं इससे एक मशीनरी या कुछ खरीदूंगा, तो उससे फायदा कितने साल तक मिलेगा? 5 साल के लिए। तो अगर उसका फायदा मुझे 5 साल में मिलेगा, तो इसके एक्सपेंसेस में कितने सालों में राइट ऑफ करूंगा? जीनत, पहले साल राइट ऑफ करूंगा कि 5 साल में? 5 साल में, क्योंकि मैचिंग कंसेप्ट बोलता है रेवेन्यूज के लिए जो जो आपको रेवेन्यूज आ जाएंगे, तो जो भी एक्सपेंसेस हो गए उस रेवेन्यू को कमाने के लिए, वो उसके साथ मैच करने चाहिए। तो ये जो खर्चा 10 रुपए का है, तो आप पहले ही साल इसको राइट ऑफ क्यों करोगे? आप इसको राइट ऑफ करोगे जितने सालों के लिए आप इस पैसे को यूज कर रहे हो। अगर आप 1 लाख को पूरे 5 साल के लिए यूज कर रहे हो, तो ये जो 10 रुपए का खर्चा है, तो हर साल में कितना जाएगा? 2 रुपया, 2 रुपया, 2 रुपया, 2 रुपया, 2 रुपया।
ये है मैचिंग कंसेप्ट, ठीक है। और दूसरा तरीका है, अगर मैं एक और तरीका होता है रिडम्पशन का, जो मैं अभी बता दूंगा आगे। आप इस 1 लाख को क्या करते हो, 5 साल बाद रिडीम नहीं करते हो। एक और तरीका है, आप बोलते हो डिबेंचर होल्डर के हर साल आपको 20-20 हजार वापस देंगे। क्या देंगे? 20-20 हजार रुपया आपको वापस दे देंगे। तो यहाँ पे आप कितना दोगे उसको एट द एंड? यहाँ पे कितना बचेगा फिर? 80,000। यहाँ पे कितना बचेगा? 60,000। यहाँ पे कितना बचेगा? 40,000। यहाँ पे कितना बचेगा? 20,000। यहाँ पे बचेगा 0। मतलब आपने 1 लाख रुपया ले लिया आज, Y0 पे 1 लाख रुपया ले लिया और बोला इसको 20,000 रुपया 31 मार्च को वापस देंगे, फिर आपका पैसा 80,000 बचा। तो फिर आपको इंटरेस्ट भी कितना मिलेगा? सिर्फ 80,000 पे, और फिर आपको 20,000 एट द Y2 वापस मिलेगा, फिर आपका 60,000 बच गया। तो यहाँ पे जो फायदा मिला, कितना मिला? 80। यहाँ पे कितना पैसा यूज हुआ? 1 लाख। यहाँ पे कितना पैसा यूज हुआ? 80,000। यहाँ पे कितना पैसा हुआ? 60। यहाँ पे कितना हुआ? 40। यहाँ पे कितना हुआ? 20। तो यहाँ पे भी जो डिस्काउंट का 10 रुपया है, एक ही साल में प्रोपोर्शनेटली तो नहीं जाएगा 2-2 रुपया, क्या जाएगा? जिस तरह से पैसा यूटिलाइज हो गया उसी तरह से हो गया। तो यहाँ पे रेशो बनेगा 10:8:6:4:2। तो इस रेशो में ये डिस्काउंट का खर्चा राइट ऑफ हो जाएगा। समझ आई बात? अपना ये बात समझ आ गई कि मैं दोबारा समझा दूं? यस सर, यस सर, यस सर। इस डिस्काउंट को हमें एक ही साल में राइट ऑफ नहीं करना है। जिस तरह से यूटिलाइजेशन है उस तरह से हमें इसको राइट ऑफ करना है, ठीक है। अब तुम आ जाओ अपनी इलस्ट्रेशंस पे आ जाओ, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 1 मैं आपको बता दूं, ठीक है। इसने बोला है कि तुम पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ करो, नहीं होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस से करोगे, ठीक है। तो मैं यहाँ थोड़ा सा डिफर करूंगा। जो इसके बाद में फिर इसने बोला है कि आपकी जो दूसरी प्रैक्टिस है उस हिसाब से करते हैं। इसने बोला है पास्ट प्रैक्टिस, बट वो अभी भी कर सकते हैं, तो आप उस पे आ जाओ। तो आप इलस्ट्रेशन नंबर 6 पे आ जाओ तुम लोग, ठीक है। मैं बाकी चीजें भी करा दूंगा, घबराना नहीं, मैं सारा चीज कवर कराऊंगा। अब आप पहले इलस्ट्रेशन नंबर 6 पे आ जाओ। आप लोग इलस्ट्रेशन नंबर 6 पे आ गए? मैं स्टार्ट कर रहा हूं। डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स, EIL इशूड 5 लाख रुपीज 5 लाख। यहाँ पे क्या है? रुपीज 5 लाख। पहले क्या था? पहले था नंबर ऑफ डिबेंचर्स, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे रुपीज 5 लाख है। मतलब दिस इज द टोटल फेस वैल्यू। डिबेंचर्स एट ए डिस्काउंट ऑफ रुपीज 10%। इनको मैंने 5 लाख रुपीज के डिबेंचर्स को मैंने 10% डिस्काउंट पे कर दिया। मतलब मुझे कितना पैसा आया होगा? मुझे 4.5 लाख रुपए आए होंगे, और मेरा जो डिस्काउंट होगा वो कितना होगा? मेरा डिस्काउंट 50,000 होगा। कितना होगा? 50,000 होगा। show the amount of discount that should be written off in each of the 5 years. Also show the discount account in the ledger for this period. Repayable at the end of 5 years. ये डिबेंचर्स मुझे 5 साल के बाद रिडीम करने हैं। ये डिबेंचर्स मुझे 5 साल के बाद रिडीम करने हैं। यहाँ पे मैंने 5 लाख रुपए का डिबेंचर्स है, यहाँ पे मैंने रिडीम करने हैं। तो ये 50,000 का डिस्काउंट है। क्या मुझे बताओगे किस रेशो में जाएगा? क्या मुझे बताओगे ये 50,000 का डिस्काउंट किस रेशो में जाएगा? इक्वली हर साल में इक्वली जाएगा। तो हम बोलेंगे डिस्काउंट कितना है? 50,000। डिस्काउंट कितना है? 50,000। नंबर ऑफ यूजर्स कितना है? 5। तो हर साल कितना जाएगा? 10,000। हर साल कितना जाएगा? 10,000। तो क्या आप डिस्काउंट का, तो पहले मुझे बता दो एंट्री क्या हो जाएगी जब आप डिबेंचर्स को इशू करोगे? तो एंट्री क्या हो जाएगी? सर एंट्री हो जाएगी, मैं एक ही एंट्री करूंगा सर, बैंक अकाउंट डेबिट 4.5L, फिर डिस्काउंट ऑन issue of debentures 0.5L, L means that तो जो भी ये डिबेंचर्स होगा टू डिबेंचर्स अकाउंट 5L, ठीक है। उसके बाद तुम्हें इसको क्या करना पड़ेगा? इस 50,000 को क्या करना पड़ेगा? राइट ऑफ करना पड़ेगा। राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो तुम्हें क्या बनाना है? यहाँ पे डिस्काउंट का अकाउंट बनाना है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स का तुम्हें अकाउंट बनाना पड़ेगा। सबसे पहले जब Y0 पे तुमने एंट्री कर दी, तुमने क्या किया? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स टू डिबेंचर्स अकाउंट, ये तुमने एंट्री कर दी 50,000 की। कर दी कि नहीं कर दी? तुमने एंट्री की ना। अगर तुम रीड करोगे, तुमने किया बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स 4,50,000, फिर किया तुमने डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स टू डिबेंचर्स 50,000। तो ये 2 एंट्रीज तुमने कर दी। एक ये 4.5 लाख डेबिट, 4.5 लाख क्रेडिट, और 50,000 डेबिट, 50,000 क्रेडिट। तो तुमने एंट्री क्या कर दी? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स टू डिबेंचर्स अकाउंट 50,000। तो ये 50,000 का तुम पोस्टिंग करो। पोस्टिंग करोगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट 50,000। और फिर Y1 पे क्या करोगे? इसमें से 10,000 तुम राइट ऑफ करोगे। जब तुम 10,000 राइट ऑफ करोगे तो तुम एंट्री क्या करोगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तुम एंट्री क्या करोगे? प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट
टू डिस्काउंट कितना 10,000, कितना करोगे 10,000, और यहाँ पे क्या निकला फिर बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना 40,000, फिर जाके ये आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000, फिर क्या अगेन होगा Y2 पे एंट्री क्या हो जाएगी बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10,000। इस तरीके से ये 5 साल में खत्म हो जाएगा। और 1 साल बाद अगर तुम देखोगे क्या होगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स तुम्हारी बैलेंस शीट पे आएगा 40,000। इसी को बोलते हैं हम फिक्टिशियस एसेट। क्या बोलते हैं, इन्हीं चीजों को हम लास्ट में क्या देखोगे, इसका बैलेंस बचा 40,000, ये 40,000 कहाँ जाएगा, तुमने देखा है ना इसको 40,000 को, मिसलेनियस एसेट जिनको हम बोलते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट, क्योंकि ये कोई एसेट नहीं है, ये डिस्काउंट है जो अभी तक हमने राइट ऑफ नहीं कर दिया है, तो ये जाता है बैलेंस शीट में अदर करंट एसेट या अदर नॉन करंट एसेट में, इनको हम फिक्टिशियस एसेट बोलते हैं। इस तरीके से ये 5 साल में राइट ऑफ हो जाएगा, यहाँ पे 10,000 हो जाएगा, फिर 30,000 बचेगा, इस तरीके से 5 साल में ये खत्म हो जाएगा। तो ये था डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स पे जो आपको एंट्रीज हो जाएगी वो इस तरह से हो जाएंगे। अब वही चीज अगर ये लमसम में ये जो मैंने रिडीम्पशन कर दिया, ये 5 लाख का नहीं होता, बल्कि हर साल में 1-1 लाख राइट ऑफ कर लेता, हर साल में 1-1 लाख राइट ऑफ कर लेता, तो फिर क्या होता है 5:4:3:2:1, इस रेशो में ये 50,000 को तुम राइट ऑफ करते। 5 और 4 कितने हुए 9, 13, 14 तक 15, तो 50,000 इंटू 5/15 पहले साल, 50,000 इंटू 4/15 दूसरे साल का, इसी तरीके से हर साल का खर्चा हो जाए। पहले साल क्योंकि 5 लाख रुपया यूज हो रहा है तो पहले साल रुपया ज्यादा खर्चा जाएगा मैचिंग कंसेप्ट के साथ, अगले साल 4 लाख रुपया होगा तो 4/15 एक्सपेंस जाएगा, अगले साल 3 साल हो रहा है तो मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से खर्चा भी कम होना चाहिए तो 3/15 हो जाएगा। इस तरीके से मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से हर साल के खर्चे राइट ऑफ हो जाएंगे। ये था डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो फिर उसके बाद इशू ऑफ डिबेंचर्स एट प्रीमियम, तो तुम लोग क्या कर देना, इशू ऑफ डिबेंचर्स एट डिस्काउंट, एट पार और एट प्रीमियम जो है आपके इलस्ट्रेशन नंबर 11 है, उसके लिए तुम ये जितनी भी एंट्रीज है वो तुम करोगे। तुम्हारी बुक ने एक चीज बोली है तो मैं अभी इसी चीज को रख लेता हूँ ताकि तुम कंफ्यूज ना हो जाओगे। इनका कहना है कि डिस्काउंट में जो एंट्री हो जाए, डिस्काउंट पे जो तुम इश्यू करोगे डिबेंचर, जितने भी एक्सपेंस होंगे तुम पहले ही साथ राइट अप करो। हालांकि मैं इस चीज से एग्री नहीं करता हूँ, मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए कि जो मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से उसी पीरियड में तुम्हारा राइट ऑफ होना चाहिए। एक्सपेंसेस अलग बात है, एक्सपेंसेस ऑन डिस्काउंट, एक्सपेंसेस अलग बात है, डिस्काउंट अलग बात है। डिस्काउंट का मैंने बोला ये प्रपोजल जाना है। एक्सपेंस के बारे में कंपनी से एक चीज बोल रहा है कि जितने भी तुम्हारे प्रीलिमिनरी एक्सपेंस होंगे वो पहले ही साल जाने चाहिए, वो अलग बात है। बट इन एक्सपेंसेस और ये जो डिस्काउंट ये अलग बात है, मेरे हिसाब से पहले ही साल नहीं जाने चाहिए बल्कि ये प्रोपोर्शनली जाने चाहिए मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से। अब मुझे बता दो ये मीटिंग भी खत्म होने वाली है, क्या तुम लोग कंटिन्यू और करना चाहते हो आज, कि हम कल के लेक्चर में और चीजें जो डिबेंचर्स के बारे में आ जाएंगे